हम सामान्य परिभाषा देखेंगे कार्य क्या है। तो देखिए, कार्य का सामान्य अर्थ होता है काम से। कार्य का सामान्य अर्थ किससे होता है? काम से। आप कोई भी काम कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत आता है? कार्य के अंतर्गत आता है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशियां क्या होती हैं। जैसे अदिश राशि की बात की थी तो इसमें इसके परिभाषा के रूप में आपको क्या बताया था कि इसमें परिमाण किसकी आवश्यकता होती है और किसकी आवश्यकता नहीं होती है। वे राशियां क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। और उसके अंतर्गत हमने कार्य के बारे में भी पढ़ा था। तो कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। और कार्य का सामान्य अर्थ किससे है? काम से है। देखिए, कार्य को हम W से प्रदर्शित कर रहे हैं और W बराबर होता है F.S। ये हम पहले भी जब मात्रा के एवं राशियां पढ़ी थी उस समय चर्चा कर चुके थे और आपको दोबारा से पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो देखिए, W बराबर क्या है? F.S है। इस डॉट का अर्थ आपको मैंने बताया था कि क्या होता है? अदिश गुणनफल है। कैसा गुणनफल है? अदिश गुणनफल है। बल्कि यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो बल एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। और विस्थापन भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। जबकि कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। ध्यान देना, बल कैसी राशि है? अदिश राशि है। विस्थापन भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। लेकिन कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो इसके अंतर्गत अब आप देखिए, दो सदिश राशियों के, कौन सी राशियों के? दो सदिश राशियों के अदिश गुणनफल को हम किस क्या भी कह सकते हैं? अदिश राशि के नाम से भी जाने सकते हैं। क्योंकि कार्य के अंतर्गत हम देख रहे हैं बल और विस्थापन दोनों कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। और सदिश राशियों का अदिश गुणनफल को हम क्या कह रहे हैं? यहां पर देखिए, कार्य, बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहा जाता है? कार्य कहा जाता है। तो कार्य की परिभाषा क्या बनेगी? बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहा जाता है? कार्य कहा जाता है। अब देखिए, बल और विस्थापन के अंतर्गत एक प्रकार का कोण भी बनता है। जैसे कि समझने की बात है, आप बल इस दिशा में लगा रहे हैं, किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और विस्थापन उसमें इस प्रकार से हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई कोण बनता है जिसको हम किससे दर्शा रहे हैं? थीटा से। किससे दर्शा रहे हैं? थीटा से। देखिए, यहाँ पर दो घटक होते हैं। एक तो आप कोण के घटक की तरफ जाते हैं तो हम कॉस घटक लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉस घटक लेते हैं। और उसके विपरीत जो घटक होता है उसको हम साइन लेते हैं। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका दूसरा जो सूत्र होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर F.S cos थीटा। किसके रूप में भी लिख सकते हैं? W बराबर F.S cos थीटा। तो कार्य के अंतर्गत आपको ये दोनों सूत्र याद रखने हैं। पहला तो है W बराबर F.S, दूसरा है W बराबर F.S cos थीटा। अब देखिए, यहां पर S की जगह आपको D भी मिल सकता है। S की जगह क्या भी मिल सकता है? चाहे S हो या D हो, मतलब दोनों का क्या होगा? विस्थापन होगा। मतलब क्या होगा? दोनों का विस्थापन होगा। अब आप यहां ध्यान से सुनिए, हम कह रहे हैं कि कार्य का मान, बल और विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य बोल रहे हैं। और कार्य कैसी राशि है? कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब इसके अंतर्गत कार्य की विशेषताओं की हम बात करते हैं कि कार्य की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो उसमें सुनना अब आप, कार्य का जो मान होता है समय पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? समय पर निर्भर नहीं करता है। इसके उदाहरण भी आपको बताए थे, फिर से बता रहा हूं। मान के चलिए कोई कुली है और कुली का काम क्या होता है? सामान को ढोने का काम होता है।
तो किसी कुली के द्वारा, मान के चलिए कुली का नाम है राम, क्या नाम लिया है हमने, राम है, और दूसरे का नाम है श्याम। एक का नाम क्या है और दूसरे का नाम क्या है, श्याम है। अब राम किसी सामान को बस की छत पर पहुंचाना चाहता है, मान के चलिए कोई बस है, और राम इस किसी सामान को कहां पर पहुंचाना चाहता है, बस की छत पर पहुंचाना चाहता है। तो राम उस सामान को पहुंचाने में 5 मिनट का समय ले रहा है। कितना समय ले रहा है, 5 मिनट का समय ले रहा है। जबकि श्याम के द्वारा इसी सामान को इसी स्थान पर पहुंचाने के लिए 3 मिनट का समय लिया जा रहा है। कितना समय लिया जा रहा है, 3 मिनट का समय लिया जा रहा है। राम कितना समय ले रहा है, श्याम कितना समय ले रहा है, 3 मिनट ले रहा है। बताओ किसने कार्य ज्यादा किया, बराबर किया, क्योंकि एक लाइन हम पहले लिख चुके हैं, कार्य का मान किस पर निर्भर नहीं करता है, समय पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि राम के द्वारा सामान को पहुंचाने में 5 मिनट का समय लग रहा है, लेकिन वो भी यही काम कर रहा है जो श्याम कर रहा है, और श्याम भी वही काम कर रहा है जो राम कर रहा है। अर्थात दोनों के द्वारा सामान को बस की छत पर पहुंचाया गया है। तो कार्य तो दोनों ने कितना किया है, यहाँ पर समान किया है, क्योंकि कार्य का मान किस पर निर्भर नहीं करता है, समय पर निर्भर नहीं करता है। तो ये बात समझाने के लिए आपको उदाहरण दिया कि कार्य का मान किस पर निर्भर नहीं करता है, समय पर निर्भर नहीं करता है। अब कार्य का मान के लिए विस्थापन का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है, विस्थापन का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है वो भी समझ लीजिए। यदि विस्थापन नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर इसको समझा सकते हैं, आप दिन भर इस दीवार पे धक्का लगा रहे हो, दिन भर हो जाए आपको दीवार पे क्या लगा रहे हो, धक्का लगा रहे हो, और दीवार में क्या नहीं हो रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है, तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि कार्य के लिए क्या जरूरी है, विस्थापन जरूरी है। विस्थापन जरूरी है, और विस्थापन का मान यदि शून्य है, किसका मान शून्य है, विस्थापन का मान यदि शून्य है तो किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। तो ये इसकी विशेषताओं की बात हम कर रहे हैं। यदि किया विस्थापन का मान क्या होगा, शून्य, तो किए गए कार्य का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। तो कार्य कैसी राशि हुई, अदिश राशि हुई। कार्य का मान समय पर नहीं करता है। यदि विस्थापन का मान शून्य है तो किए गए कार्य का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। कोई सा भी उदाहरण आप ले सकते हैं इस बात को समझने के लिए। जैसे मैं आपसे कहूं कोई समतल प्लेटफॉर्म है, क्या है, और इस पर कोई कुली है, अपने सिर पर 50 किलोग्राम वजन लेकर खड़ा हुआ है। समतल प्लेटफॉर्म पर कोई कुली 50 किलोग्राम वजन लेकर एक स्थान पे खड़ा है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य का मान कितना होगा, कितना होगा, शून्य होगा, क्योंकि उसके द्वारा विस्थापन नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से जब तक विस्थापन का मान शून्य होगा, किए गए कार्य का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। और कार्य का मान किस पर निर्भर नहीं करता है, समय पर। लेकिन आगे आप शक्ति पढ़ोगे, शक्ति का मान किस पर निर्भर करता है, समय पर निर्भर करता है। अब हम इसके मात्रक की बात करते हैं। किसके मात्रक, कार्य के मात्रक। और कार्य का मात्रक आप पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन अब टॉपिक पढ़े तो उसके साथ पढ़ना जरूरी है। इसका सूत्र लिखा था हमने, F.S लिखा था। तो इस प्रकार से जब F.S की हमने बात की तो ये क्या है, बल है, ये क्या है, विस्थापन है। F को हम क्या बोल रहे हैं, बल, और S को क्या कह रहे हैं, विस्थापन। तो बल और विस्थापन की हमने बात की है, और बल और विस्थापन की मात्रक हम पहले समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए आप यहां पर भी, बल बराबर क्या होता है, एम ए। बल बराबर क्या है, एम ए, अर्थात F बराबर क्या है, एम ए। आपको बताया था F बराबर मा,
अर्थात बल बराबर के मां, अर्थात F बराबर ma। m का मतलब क्या है? द्रव्यमान। a का मतलब क्या है? त्वरण। m का मतलब क्या है? द्रव्यमान। a का मतलब क्या है? त्वरण है। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बात हम पहले भी सीख चुके हैं और वापस से आपको प्रत्येक मात्रक राशियां दोबारा से सीखने का मौका मिलेगा। तो देखिए, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और हमने आपको यह भी बताया कि त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण किसे कहा जाता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। और वेग में परिवर्तन की दर का मात्रक आपको बता दिया था, क्या था? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक हो गया। और किलोग्राम किसका हो गया? द्रव्यमान का। और साथ में क्या है? विस्थापन। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर होता है। तब आप इसमें से किसका मात्रक निकाल सकते हो? कार्य का। तो कार्य का मात्रक निकालने के लिए देखिए, अब आप बल का मात्रक, अर्थात ये जो मान होता है किसके बराबर होता है? न्यूटन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? न्यूटन के बराबर होता है। और बल का जो मात्रक है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर में क्या है? न्यूटन है। अब इसको तो हम बार बार लिख नहीं सकते क्योंकि आपको इतना पता है कि न्यूटन का जो मान है किसके बराबर है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के है। अर्थात किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की जगह हम किसका यूज करेंगे? न्यूटन का। लेकिन इतना तो पता हमें होना चाहिए कि न्यूटन का मान किसके बराबर होता है। वो किसके बराबर है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के। तो आप यहाँ पर मात्रक निकालोगे तो बल का मात्रक लिखेंगे। अब हम सीधा यहाँ पर क्या लिखेंगे? न्यूटन। क्या लिखेंगे? न्यूटन। और विस्थापन का मात्रक क्या है? मीटर। तो क्या हो गया? न्यूटन इंटू मीटर। क्या हो गया? न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर है? जूल के बराबर। किसके बराबर है? जूल के बराबर। इसलिए अब आपको मात्रक सीखना जरूरी है। देखिए, यहां पर हमने कहा कि बल का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये जो मान है किसके बराबर है? न्यूटन के बराबर है। अब यहां पर हमने बल का जो मात्रक यूज किया है वो क्या लिखा है? न्यूटन लिखा है। और विस्थापन का मात्रक क्या है? मीटर है। न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर है? जूल के बराबर है। तब एक जूल बराबर क्या हो जाएगा? एक जूल बराबर कितना होगा? एक न्यूटन इंटू एक मीटर। यह एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि एक जूल किसके बराबर होता है? एक न्यूटन इंटू एक मीटर के बराबर होता है। तो ये जो बात हमने की है न्यूटन इंटू मीटर बराबर में क्या आया है? जूल आया है। देखिए, मात्रक ज्ञात करने की तीन पद्धतियां होती हैं। एक होती है एसआई पद्धति, जिसे हम एमकेएस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एसआई या एसआई को ही हम क्या कहते हैं? एमकेएस कहते हैं। कौन सी पद्धति है? एसआई या एमकेएस पद्धति है। एसआई पद्धति को हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। एसआई पद्धति को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति अर्थात सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्या नाम है इसका? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एसआई का मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसका पूरा नाम भी पूछा जा चुका है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। और इसी का अपने यहां पर मतलब क्या निकाल रहे हैं हम? एमकेएस। तो देखिए, आपको कभी भी पता लगाना है कि एमकेएस पद्धति में मात्रक है या सीजीएस में है। वहां पर तो जब आपको मात्रक एवं राशियां पढ़ाई थी तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही मात्रक लिखाया गया था। एक ही लिखाया था ना। और यहां हम जितने भी कार्य के मात्रक होंगे सबकी चर्चा करेंगे। तो बताओ, ये जो मात्रक आपके सामने लिखा है न्यूटन इंटू मीटर बराबर में जूल है, ये कौन सी पद्धति का मात्रक है? एमकेएस का है या सीजीएस का है? किसका है? एमकेएस का है। और कैसे पहचानना है वो यहां देख लीजिए। अब आप देखिए, एमकेएस खुद बता रहा है आपको
इसका मतलब है मीटर, इसका मतलब है किलोग्राम, और समय हमेशा किस में रहेगा। तो आपको यह पता लगाना है कि कौन सी पद्धति में मात्रक है, एमकेएस में है, सीजीएस में है या एफपीएस में है। तो आपको एमकेएस पद्धति का मतलब मीटर मिलेगा या किलोग्राम मिलेगा, क्योंकि सेकंड से तो हम पहचान नहीं सकते। सेकंड तो आपका सीजीएस में भी आएगा और एफपीएस में भी आएगा। तो आप पहचान यहां पर किससे सकते हैं, मीटर और किलोग्राम से। तो यहां पर क्या आ रहा है आपके पास में, मीटर आ रहा है। तो इससे आपको पता लग सकता है कि कौन सी पद्धति का मात्रक है, एमकेएस या एसआई पद्धति में है। तो कार्य का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन इंटू मीटर बराबर में जूल, और 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू में 1 मीटर। ये एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति में क्या है, इसका मात्रक है। अब काफी बार आपको पूछ लिया जाएगा कि कार्य का मात्रक होता है, न तो ये ऑप्शन में मिलेगा, नहीं जूल मिलेगा, और ही कुछ आ जाएगा। इसका मतलब उसने पद्धति को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। और चेंज कैसे करते हैं आप समझ लीजिए, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, आसानी से आप किस तरीके से क्या याद करते हो, आप सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन जो मैं बताऊंगा उसमें कोई आपको समस्या नहीं है। जैसे इसकी हम बात कर रहे हैं एमकेएस की, पहले ये समझ में आ जाए आपको एमकेएस। एम का मतलब क्या है, मीटर, के का मतलब क्या है, किलोग्राम, एस का मतलब क्या है, सेकंड, एस का मतलब क्या है, सेकंड। यदि आपको एमकेएस पद्धति को किसमें चेंज करना है, सीजीएस पद्धति में, किसमें चेंज करना है, सीजीएस में करना है, तो कुछ नहीं करना, सी का मतलब सेंटीमीटर, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, और एस का मतलब सेकंड, एस का मतलब क्या है, सेकंड है। अर्थात देखिए यहां पर मीटर को किस में बदल दिया, सेंटीमीटर में, किलोग्राम को किस में बदल दिया, ग्राम में, और सेकंड का क्या है, सेकंड है। ये कौन सी पद्धति हो गई, एक मात्रक को आप दूसरी पद्धति में चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने का तरीका यही है। मीटर है तो उसको किस में बदल देंगे हम, सेंटीमीटर में बदल देंगे, और किलोग्राम है तो उसको किस में बदल देंगे, ग्राम में बदल देंगे। अब जैसे यहां पर बात की जाए, यहां पर बात की जाए कि कार्य बराबर W बराबर क्या है, एफ डॉट एस है। हमने यहां पर इसका मात्रक देखा, न्यूटन इंटू मीटर बराबर में क्या था, जूल था। न्यूटन इंटू बराबर में क्या था, जूल था। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल भी हो गया, और न्यूटन इंटू मीटर भी हो गया। अब देखिए आप ये कहोगे कि सर इसमें तो न्यूटन है, हम न्यूटन का क्या करें सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में हम न्यूटन का क्या करें। तो थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, एफ बराबर क्या बोला था, एम ए। अरे बार बार सूत्र यूज इसलिए कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए, बाद में समस्या नहीं आए। और वैसे भी आज अखबार में आ गया आपके सीईटी के नोटिफिकेशन का, मैंने आपसे कल ही बोला था, और आज न्यूज में भी आई है कि अगले सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और परीक्षा तय समय पर होगी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। कुछ चेंज होने हैं वो नोटिफिकेशन में पता लगेगा। एक जो क्वालिफिकेशन उसमें कर रहे हैं कि 40% की अनिवार्यता की जा रही है, और सीईटी की वैधता बढ़ाने की भी चर्चा चल रही है। एक एग्जाम को कब तक लागू किया जा सकता है, 2 साल तक। अब समझ लीजिए जब एक एग्जाम 2 साल तक लागू हो रहा है और आपने सीईटी में पात्र नहीं हुए, तो आपके पास 2 साल तक कोई मौका नहीं है, ध्यान रखना। अब तक तो 1 साल था, अभी हुआ नहीं है, बल्कि चल रहा है, वो नोटिफिकेशन में ही पता लगेगा। यदि आपने सीईटी क्वालिफाई नहीं किया तो आपकी 2 साल क्या है, खराब। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एफ बराबर क्या लिखा है, एम ए, एम का मतलब क्या बताया था, किलोग्राम, तो एन का मात्रक क्या बताया था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहां देखिए कि चेंज कैसे करते हैं हम, और किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसके बराबर था, न्यूटन के बराबर। किसके बराबर था, न्यूटन के बराबर था। यदि मुझे इसको चेंज करना है, समझना, ध्यान देना, तो किलोग्राम का क्या होगा, किलोग्राम का क्या होगा, ग्राम होगा। मीटर का क्या होगा, और सेकंड का क्या रहेगा, सेकंड रहेगा, क्योंकि सेकंड ही रहे, चाहे सीजीएस हो चाहे एमकेएस पद्धति हो। तो किलोग्राम को आपने किस में चेंज कर दिया, ग्राम में, मीटर को किस में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर में, और सेकंड का क्या है, सेकंड ही है।
जब आप देखिए कि किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है, न्यूटन के बराबर है। और जब इसको आपने चेंज कर दिया ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डाइन के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, डाइन के बराबर। अब देखिए बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में तो क्या है, न्यूटन है। क्या है, न्यूटन है। जबकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या हो गया, डाइन हो गया। और आप सिर्फ इसको याद करके चले गए कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, बाबूजी बन रहे हो याद करके कि हमारा तो याद है मात्रक। और बाई चांस आपको एग्जाम में क्या मिल गया, डाइन। भाई प्रश्न तो एक या दो ही आते हैं, ये तय नहीं कि हर टॉपिक से 5-5 सवाल आ जाएंगे आपके पास। और बाई चांस आपने पूरा पढ़ा और 1% को छोड़कर चले गए और एग्जाम में सवाल 1% से आ गया, तो आपकी जो 99% की जो मेहनत थी वो क्या गई। और कोई व्यक्ति है जो केवल 5% को पढ़ के गया और उसी में से सवाल आ गया, तो उसका तो 95 पे 5 भारी हो गया ना। तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि बल का जो मात्रक है एमकेएस पद्धति में क्या है, न्यूटन है, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या है, डाइन है। क्या है, डाइन है। अब देखिए जब डाइन है तो ये तो हमने मात्रक किस में लिखा है, एमकेएस पद्धति में या एसआई पद्धति में लिखा है। अब इसको हम चेंज करेंगे तो न्यूटन की जगह क्या हो जाएगा, न्यूटन की जगह क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। और मीटर की जगह क्या हो जाएगा, और अब यहां जूल की जगह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ये भी किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक। जूल भी किसका मात्रक है, अर्ग भी किसका मात्रक है। जूल किसके बराबर है, न्यूटन इंटू मीटर के बराबर है। अर्ग किसके बराबर है, डाइन इंटू सेंटीमीटर। अब ये न्यूटन और अर्ग न्यूटन और डाइन कहां से आए ये मैं समझा चुका हूं अलग से, और बल में भी काम आएगा आगे। अभी बल आगे भी पढ़ेंगे हम, तब वापस से आएगा। लेकिन अभी इतना ध्यान रखिए कि बल का जो मात्रक होता है एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति में क्या होता है, न्यूटन होता है, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। तो न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर है, जूल के बराबर है। डाइन इंटू सेंटीमीटर किसके बराबर है, अर्ग के बराबर। तो अब वो समय नहीं है कि आप केवल एक ही मात्रक याद रखो। और मैं तो कह रहा हूं कि रटना नहीं है, आपको समझना है। आप रट लीजिए, कहां तक रटोगे। अब इसी के देख ले 4 मात्रक आ गए। न्यूटन इंटू मीटर बराबर में जूल आ गया, डाइन इंटू सेंटीमीटर बराबर में क्या आ गया, अर्ग आ गया। अब देखिए 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। अब इस पे कोई सा भी सवाल आपके लिए बनाया जा सकता है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि 1 जूल में कितने अर्ग हैं, 10 की पावर 7 अर्ग हैं। और अभी मैं आपको सवाल दे दूं कि 1 अर्ग में कितने जूल होंगे। 1 अर्ग में कितने जूल होंगे। 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग है, तो 1 अर्ग में कितने जूल होंगे। सामान्य सा प्रश्न है। क्या अरे इतने समय में तो हलवे कर लेते तुम। 1 जूल में कितने अर्ग हैं, 10 की पावर 7 अर्ग हैं। भाई यहां आपसे कहा है कि 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग हैं। अब मैंने प्रश्न चेंज किया है ना, विपरीत ही तो किया है। अब बोल दिया आपको कि 1 अर्ग में कितने जूल हैं, तो यहां प्लस की घात है, अब किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। क्या मंत्र जपना थोड़ी है इसमें। तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर -7। और वैसे भी पूरा गणना करना चाहते हो तो वैसे भी हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि 10 की पावर 7 अर्ग किसके बराबर है, 1 जूल के बराबर है। ये तो पता है ना कि 10 की पावर 7 अर्ग
किसके बराबर है? 1 जूल के बराबर है। आपको किसके बारे में पूछा है? एक अर्घ के बारे में पूछा है। तो 1 अर्घ बराबर आप इसका इसमें भाग दोगे 10 की पावर 7 का, और ये 10 की पावर 7 ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। जैसे 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, वो बल में बात करेंगे, बल्कि मैं यहां भी समझा देता हूं। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं और 1 डाइन में कितने न्यूटन होते हैं? तो गास चेंज कर दो। तो उसी प्रकार से जैसे हमने यहां कहा है कि 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्घ होता है, तो 1 अर्घ में क्या हो गया? 10 की पावर -7 जूल। तो ये बताइए मात्रक निकालना आप सीखे या नहीं सीखे? या मात्रक क्या क्या है कार्य के? जूल भी है और अर्घ भी है। जूल का मान किसके बराबर है? न्यूटन इंटू मीटर के बराबर है। और अर्घ का मान किसके बराबर है? डाइन इंटू सेंटीमीटर। आपको यह भी बता दिया है कि न्यूटन कहां से आया है और डाइन कहां से आया है। बल्कि आगे इसकी चर्चा होगी बल में कि न्यूटन और डाइन कैसे आए हैं, बल्कि विस्तार से आपको यहां पर भी बता दिया है कि न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। और ये एमकेएस एसआई पद्धति में, जबकि डाइन बल का मात्रक कौन सी पद्धति में है? सीजीएस पद्धति। यदि अभी आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं पिल्सन बोलता हूं कि कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में होगा, सबको सामने लिख रहा है आपके, कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में होगा। चालू करना है ये। कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होगा? डाइन इंटू सेंटीमीटर किसके बराबर है? अर्घ के बराबर है। तो पहले तो जूल और अर्घ याद रखना है आपको। उसके साथ साथ 1 जूल किसके बराबर है और 1 अर्घ किसके बराबर है? 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? 10 की पावर 7 अर्घ होते हैं। 1 अर्घ में कितने जूल होंगे? 10 की पावर -7 होंगे। तो अभी तक हमने कार्य की परिभाषा, कार्य की विशेषता और कार्य का मात्रक पढ़ा है। अभी और भी बातें हैं इसमें, एक बार इनको लिख लीजिए आप। लिखिए कार्य में, लिखिए बल व विस्थापन के, बल व विस्थापन के, बल व विस्थापन के अदिश गुणनफल को, बल व विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य, कार्य कहा जाता है। बल व विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। लिख दिया? नेक्स्ट लिखिए। कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। जबकि, जबकि बल व विस्थापन, जबकि बल व विस्थापन दोनों सदिश राशियां हैं। बल व विस्थापन दोनों सदिश राशियां हैं, बल व विस्थापन दोनों सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट लिखिए। कार्य का मान, कार्य का मान समय पर निर्भर नहीं करता है, कार्य का मान समय पर निर्भर
नहीं करता है, कार्य का मान समय पर निर्भर नहीं करता है। तो कभी भी आपको इसका कोई उदाहरण आता है तो आप समझ जाइए, जैसे कुली वाला उदाहरण हमने दिया था वो हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज में करेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे अभी प्रश्नों को हम। जैसे एक कुली किसी सामान को पहुंचाने में 10 मिनट का समय ले रहा है और दूसरा कुली उसी सामान को पहुंचाने में 15 मिनट का समय ले रहा है, तो किसके द्वारा कार्य ज्यादा कम किया गया? तो ध्यान रखना ऐसी स्थिति में कार्य का मान क्या होगा? बराबर होगा, अर्थात समान होगा, क्योंकि कार्य का जो मान है वो किस पर निर्भर नहीं करता है? समय पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट लिखिए, कार्य के लिए विस्थापन का होना जरूरी है। कार्य के लिए विस्थापन का होना जरूरी है। कार्य के लिए विस्थापन का होना जरूरी है। यदि विस्थापन का मान शून्य होता है, यदि विस्थापन का मान शून्य होता है तो किए गए कार्य का मान भी शून्य होगा। किए गए कार्य का मान भी शून्य होगा। यदि विस्थापन का मान शून्य है तो किए गए कार्य का मान भी क्या होगा? शून्य होगा। जैसे दीवार के धक्का देने वाला उदाहरण आपको बताया था, आप दिन भर दीवार पे धक्का देते रहो और दीवार में किसी प्रकार का कोई क्या नहीं हो रहा है? विस्थापन नहीं हो रहा है, तो किया गया कार्य आपका क्या है? शून्य है। एक कुली सामान को लेकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? शून्य है, क्योंकि क्या नहीं किया जा रहा है? विस्थापन। और विस्थापन नहीं तो कार्य का मान भी शून्य होगा। और कार्य का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? समय पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट लिखिए। अब इस पे लिखने क्या हो नहीं है। आगे कहां से हो कर्जा आ रहे? अब लिखिए कार्य के मात्रक। कार्य के मात्रक परिभाषा विशेषता हम लिख चुके हैं। अब कार्य के मात्रक की बात करेंगे, लेकिन मात्रक से पहले सूत्र को हम वापस लिख लेते हैं। W बराबर F डॉट S, और W बराबर FS cos थीटा। ये दोनों सूत्र याद रखने हैं, काम आएंगे। W बराबर F डॉट S, F का मतलब बल, S का मतलब विस्थापन, और दूसरा सूत्र है इसका W बराबर FS cos थीटा। यहां पर लिख भी सकते हैं आप, F बराबर क्या है? बल है। S बराबर क्या है?
विस्थापन है। F बराबर बल है, S बराबर विस्थापन। मैं यहां लिख देता हूं बल के मात्रक, आगे आएगा तब अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखना, बल के मात्रक की बात कर रहा हूं। एक तो क्या लिखा है, न्यूटन, और एक है डाइन। न्यूटन कौन सी पद्धति में है, MKS पद्धति में। MKS। और डाइन कौन सी पद्धति में है, CGS। बल्कि बल में हम आगे अलग से पढ़ेंगे। तो बल के मात्रक क्या हुए, न्यूटन और डाइन। अब हमें किसका मात्रक निकालना है, कार्य का मात्रक। तो कार्य के मात्रक के लिए देखिए W बराबर क्या होगा, बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है, और विस्थापन का मात्रक क्या है, मीटर है। तो क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर है, जूल के बराबर है। किसके बराबर है, जूल के बराबर है। और ये जो इसका मात्रक है वो कौन सी पद्धति में हुआ, MKS, और इसी को हम किस नाम से जान रहे हैं, SI। अर्थात बल का जो मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर है, जूल के बराबर है। और कौन सी पद्धति में है ये, MKS या SI पद्धति में है। ये भी लिख लेना ब्रैकेट में, MKS या SI पद्धति। तो 1 जूल किसके बराबर हुआ, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ये कार्य का मात्रक MKS या SI पद्धति में है, न्यूटन इंटू मीटर बराबर में जूल। अब इसी को हम चेंज कर देंगे किसमें, CGS पद्धति में। तो आप नीचे लिखो CGS पद्धति में मात्रक। ये तो कौन सी पद्धति में था, MKS में। आप जो इसका मात्रक लिखेंगे कौन सी पद्धति में है, CGS पद्धति में। तो आप चेंज किए, न्यूटन का क्या होता है CGS में, डाइन। आप अपने अनुसार लिख लेना, मैं ऊपर लिख रहा हूं। डाइन मीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, डाइन इंटू सेंटीमीटर। और न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर था, जूल के बराबर। अब जूल का यहां क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। जूल का क्या हो गया, अर्ग हो गया। तो जूल न्यूटन इंटू मीटर के बराबर है, और अर्ग किसके बराबर है, डाइन इंटू सेंटीमीटर के बराबर। तो जूल भी कार्य का मात्रक है और अर्ग भी कार्य का मात्रक है। ये SI पद्धति में है और ये CGS पद्धति में। अब लिखिए 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। तो एक अर्ग में कितने जूल होंगे, एक अर्ग बराबर 10 की पावर -7 जूल। एक अर्ग बराबर 10 की पावर -7 जूल। क्योंकि जब हमें पता है 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग हैं, तो एक अर्ग में कितने जूल होंगे, 10 की पावर -7 जूल होंगे। जैसे यहीं पर एक क्वेश्चन बता दिया जाए, लिखिए 20 जूल में 20 जूल में कितने अर्ग होंगे, 20 जूल में कितने अर्ग होंगे। 20 जूल में कितने अर्ग होंगे। बीस जूल में कितने अर्ग होंगे।
सामान्य सा सवाल है। आपको पता है कि 1 जूल में कितने अर्ग हैं? 10 की पावर 7 अर्ग हैं। और कितने जूल में पूछा है? जब 1 का पता है 20 का निकालना है, क्या करोगे? गुणा करेंगे। अरे जैसे 1 पेन 5 रुपए का आता है तो 20 पेन कितने के आए? क्या किया आपने? 20 गुणा 5 करोगे। उसी प्रकार से आपको पता है कि 1 जूल में कितने अर्ग हैं? 10 की पावर 7 अर्ग हैं। तो 20 जूल में कितने अर्ग होंगे? 20 गुणा 10 की पावर 7। एक तो ये भी आंसर हो सकता है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 10 की पावर 8 के रूप में भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? तो 2 गुणा 10 की पावर 8 किसके रूप में है? अर्ग के रूप में। वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन में ये मिल रहा है तो ये आएगा 20 गुणा 10 की पावर 7, और ये है तो आपको ये करना पड़ेगा 2 गुणा 10 की पावर 8। तो काफी बार सामान्य सवाल भी हमारे गलत हो जाते हैं, तो ध्यान रखना 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। और इसका विपरीत हमने कर दिया, 1 अर्ग में कितने जूल होते हैं? तो 10 की पावर -7 जूल होते हैं। अब लिखिए कार्य की विशेष परिस्थितियां। 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 कार्य की विशेष परिस्थिति। देखिए कार्य की 3 विशेष परिस्थिति होती हैं, एक एक की हम चर्चा करेंगे। मेन हेडिंग क्या है हमारी? कार्य की विशेष परिस्थितियां। और उसके अंतर्गत 3 विशेष परिस्थिति होती हैं। तो आप नंबर 1 पर लिखो प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति। तीनों को एक साथ भी समझ सकते हैं, लेकिन हम एक एक का अध्ययन करेंगे। देखिए पहले समझना है आपको, प्रथम स्थिति की बात हमने की है। 3 स्थिति क्या है वो समझ लीजिए पहले तो। जब बल और विस्थापन दोनों एक समान दिशा में हो, पहली स्थिति तो ये हो गई। दूसरी है जब बल व विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, ये दूसरी स्थिति हो गई। और तीसरी स्थिति है जब बल व विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो। और हम सबसे पहले बात करेंगे स्थिति नंबर 1 पर, और उसमें क्या है? जब बल व विस्थापन एक समान दिशा में हो। बल व विस्थापन कैसी दिशा में हो? एक समान दिशा में हो। तो वो प्रथम स्थिति है, जब बल व विस्थापन एक समान दिशा में हो। तो यहां पर थोड़ा सा समझने का ध्यान है। देखिए एक तो बल है और क्या है? विस्थापन है। देखिए गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो हमेशा कहाँ कार्य करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात नीचे की ओर कार्य करता है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती है। उसको आप गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जान रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा किस ओर आकर्षित करता है? अर्थात बल की दिशा क्या हो गई? मान रहे हम, अभी आपको ध्यान देना है, हमने स्थिति क्या लिखी है? बल व विस्थापन एक समान दिशा में हो। अर्थात जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है, तभी तो स्थिति बनेगी। आपने बोला है कि बल व विस्थापन एक समान दिशा में हो, अर्थात जैसे मान के चलिए इस दिशा में बल लग रहा है और विस्थापन भी इसी दिशा में होगा, तो एक दूसरे के क्या हो गया? समांतर हो गया। कैसी स्थिति हो गई? समांतर स्थिति हो गई। और समांतर स्थिति में इन दोनों के बीच जो थीटा का मान होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। तो पहली तो स्थिति यही याद रखनी है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? जब बल और विस्थापन एक समान दिशा में हो। एक समान दिशा में हो, अर्थात जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। उस दिशा में बल और विस्थापन के मध्य का जो कोण का मान होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री होगा।
और कार्य के आपको दो सूत्र लिखाए थे, W बराबर एफ एस और W बराबर एफ एस कॉस थीटा। जब यहां पर थीटा की बात हो रही है अर्थात कोण की बात हो रही है तो हमें कौन से सूत्र का प्रयोग करना है? कौन से सूत्र का प्रयोग करना है? W बराबर एफ एस कॉस थीटा का। तो देखिए W बराबर एफ एस कॉस थीटा है और यहां पर थीटा का मान कितना है? 0 डिग्री है। एफ एस कॉस 0 और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। कॉस 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। और 1 से आप इसको गुणा करोगे तो भी क्या आएगा? एफ एस ही आएगा। और समझने के लिए इसके हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। अर्थात इस स्थिति में किए गए कार्य का मान कैसा होता है? धनात्मक होता है। प्लस का मतलब धनात्मक। और अधिकतम होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम। क्या होता है? मैक्सिमम। वापिस से समझिए, अपनी स्थिति क्या है? जब बल व विस्थापन एक समान दिशा में हो। कैसी दिशा में हो? एक समान दिशा में। जैसे पेड़ से फल का गिरना, पेड़ से फल का गिरना, पेड़ से टूटकर फल गिर रहा है, कहां जा रहा है? और बल भी कहां कार्य कर रहा है? नीचे की ओर कार्य कर रहा है। अर्थात बल भी उसी दिशा में जा रहा है या कार्य कर रहा है और विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है। तो बल और विस्थापन दोनों की दिशा क्या हो गई? समान हो गई। अब इस सवाल पूछे जाते हैं कि बल और विस्थापन जब एक समान दिशा में होते हैं तो किए गए कार्य का मान होगा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कोई नहीं। तो यहां पर क्या होगा? धनात्मक होगा। जब बल व विस्थापन एक समान दिशा में होते हैं तो किए गए कार्य का मान होगा अधिकतम, न्यूनतम, शून्य। अधिकतम होगा। और उदाहरण के तौर पर भी दे सकता है। यह तो सीधा ही पूछा गया सवाल है। आपको लाइन में लिखा है कि बल और विस्थापन एक समान दिशा में हो। यह पता है जब बल और विस्थापन एक समान दिशा में है किया गया कार्य अधिकतम और धनात्मक प्राप्त होता है। लेकिन किसी उदाहरण के रूप में पूछा जाए तब आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जैसे आपके हाथ में कोई वस्तु है, आप उसको छोड़ देते हैं, तो इस स्थिति में किए गए कार्य का मान होगा। अब आपने उससे कुछ नहीं कहा, खुद को दिमाग लगाना है। आपके हाथ में कोई वस्तु है, आपने छोड़ी, वो कहां गई? नीचे की हो जाएगी। अर्थात नीचे विस्थापन हो रहा है और बल भी कहां जा रहा है? तो दोनों की दिशा क्या हुई? समान हुई। और जब बल और विस्थापन दोनों की दिशा समान होती है तो किए गए कार्य का मान धनात्मक और अधिकतम में होता है। और उदाहरण की चर्चा हम कर सकते हैं। जैसे आपके हाथ में बॉल है, आप उस बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। कहां फेंक रहे हैं? ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। वस्तु का विस्थापन कहां हो रहा है? ऊपर की ओर हो रहा है। लेकिन बल कहां लग रहा है? बताओ दिशा कैसी हुई? विपरीत हुई। लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो जब बल और विस्थापन की दिशा एक समान होती है उस स्थिति में किए गए कार्य का मान क्या होता है? अधिकतम और धनात्मक होता है। तो आपने स्थिति नंबर 1 लिखी है ना, उसमें लिख दो जब बल व विस्थापन एक समान दिशा में हो। जब बल व विस्थापन एक समान दिशा में हो, लिख दिया ये। तो इसमें लिख देना आप एक लाइन और। इस स्थिति में किए गए कार्य का मान, इस स्थिति में किए गए कार्य का मान धनात्मक व अधिकतम, इस स्थिति में किए गए कार्य का मान धनात्मक व अधिकतम प्राप्त होता है। धनात्मक व अधिकतम प्राप्त होता है। थीटा का मान कितना होता है इस स्थिति में? 0। तो यहां पर हो जाएगा एफ एस कॉस 0 और कॉस 0 का मान होता है 1। तो किए गए कार्य का मान कैसा होगा? धनात्मक और
अधिकतम। ये भी उतार लेना इसके साथ, बाकी कल अध्ययन करेंगे।